अभिमन्यु उन आंसुओं को गिराते हुए एक तड़प के साथ कहता है, ये क्या हो रहा है मुझे? क्या हो रहा है मुझे? अभिमन्यु अपने सीने के लाल निशान पर हाथ फेरने लग जाता है। जैसे वो हाथ फेरे जा रहा था, उसकी तड़प और बढ़ रही थी, पर वो अपनी कराहती हुई चीखों को अपने अंदर ही रोक लेता है ताकि कोई उसके कराहने की आवाज न सुन सके। अभिमन्यु के हाथ कंपकपाने लग गए थे। वो अपने हाथ को अपने सिरहाने के बगल में ले जाता है और उसके नीचे से एकास्त्र निकालता है। अभिमन्यु तुरंत एकास्त्र को अपने सीने से लगा लेता है। जैसे ही वो उसे अपने सीने से लगाता है, उसके सीने की तड़प कम होने लग जाती है, जो उसके चेहरे के बदलते हुए एक्सप्रेशन से तो समझ में आ ही रहा था। साथ में उसके सीने का जो निशान आग की तरह लाल हो गया था, वो वापस काले होने से भी समझ में आ रहा था। अभिमन्यु के सीने पर का निशान वापस से नॉर्मल होने लग जाता है। उसके बदन पर पसीने की बूंद सूखने लग जाती है। उसका निशान वापस से काला हो जाता है, पर वो अभी भी उतना ही घिनौना लग रहा था जितना पहले लग रहा था। उसके सड़ने की बदबू कमरे के अंदर फैलने लग गई थी। अभिमन्यु को अपने बदन के अंदर से एक अजीब सी गंध आ रही थी। जैसे ही अभिमन्यु का दर्द कुछ कम होता है, अभिमन्यु एकास्त्र को अपने सीने से दूर कर लेता है। अभिमन्यु एकास्त्र में लगे हरे हीरे को एकटक नजर से देखने लग जाता है। इस वक्त उसका ध्यान उसी पर टिका हुआ था। अभिमन्यु एकास्त्र में लगे हरे हीरे को देखते हुए कहता है, ये सब इसी की वजह से हो रहा है। मुझे वहां पर नहीं जाना चाहिए था। न मैं वहां पर जाता और न ये घाव मेरे सीने पर आता। ये सब इसी की वजह से हुआ है। इतना कहकर अभिमन्यु अपनी दोनों निगाहें एकास्त्र के ऊपर टिका देता है। एकास्त्र में लगे हीरे के अंदर अभिमन्यु को उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। अपने प्रतिबिंब को देखते देखते अभिमन्यु अतीत की यादों में चले जाता है। 4 दिन पहले अमावस्या की रात थी और अभिमन्यु कालाझाड़ी जंगल के अंदर था। वो लगातार अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहा था। कालाझाड़ी जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था और अभिमन्यु उसी सन्नाटे को चीरते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। वो बहुत जल्दी में लग रहा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, जैसे वो काले बादल न होकर काली शक्तियां हों, जिन्होंने पूरे आसमान पर अपना राज फैलाए रखा हो। आसमान में एक तारा भी दिखाई नहीं दे रहा था। हर जगह काले बादल मंडरा रहे थे। अभिमन्यु खुद से बातें करते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। अभिमन्यु बड़बड़ाता है, मैंने देखा था वो काला साया मेरे एकास्त्र निकालते ही डायना से दूर हो गया था। इसका मतलब साफ है कि वो काला साया एकास्त्र से डरता है, तभी वो इसे देखते ही भाग गया था। एकास्त्र से उसका अंत किया जा सकता है। इससे पहले कि वो काला साया मेरे दोस्तों को नुकसान पहुंचाए, उन्हें कुछ करे, मैं उस काले साये का अंत कर दूंगा। आज रात वो काला साया अपने ही काले साये में मिलकर रह जाएगा। यही सब बड़बड़ाते हुए अभिमन्यु अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहा था। उसने फैसला कर लिया था कि वो काले साये को छोड़ेगा नहीं, उसका डटकर सामना करेगा। अभिमन्यु को पता था कि वो काला साया उसे कहां पर मिलेगा, इसलिए वो अपने कदम सीधे ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ ही बढ़ाए जा रहा था। अभिमन्यु आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल बजने लग जाता है। अभिमन्यु अपनी जेब में से मोबाइल निकालकर उसकी स्क्रीन देखते हुए कहता है, ये क्या? युग का फोन? लगता है उसकी नींद खुल गई होगी और जब उसने मुझे हवेली में नहीं पाया होगा तो मेरी फिक्र कर रहा होगा, तभी फोन कर रहा है। और अभिमन्यु फोन कट करते हुए कहता है, मुझे माफ करना युग, मैं आज तेरा कॉल नहीं उठा सकता। आज मैं एक बहुत जरूरी काम से निकला हूँ, एक ऐसे काम से जिसे जब तक मैं पूरा नहीं कर देता मुझे चैन नहीं मिलेगा। इतना कहकर अभिमन्यु फोन जेब में वापस रख लेता है। फोन कट करने के बाद अभिमन्यु ने 1-2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि फिर उसका मोबाइल बजने लग जाता है। अभिमन्यु फिर फोन कट कर देता है। अभिमन्यु को बार बार युग के कॉल आ रहे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि युग अभिमन्यु के लिए काफी परेशान था। अभिमन्यु एक लंबी आह भरता है और ना चाहते हुए भी फोन को स्विच ऑफ कर देता है और वापस से अपने कदम बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ाने लग जाता है। जैसे जैसे अभिमन्यु ग्रेवयार्ड कोठी के पास पहुंचते जा रहा था, वो महसूस कर रहा था कि उसके आसपास का अंधेरा भी बढ़ते जा रहा था और अंधेरा बढ़ने के साथ ही एक नेगेटिव एनर्जी भी बढ़ती जा रही थी। जब वो ग्रेवयार्ड कोठी के पास पहुंचता है तो वहां का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अभिमन्यु को ग्रेवयार्ड कोठी दिखाई नहीं दे रही थी। ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर एक बड़ी सी काली दीवार थी। उस काली दीवार ने ग्रेवयार्ड कोठी को चारों तरफ से घेर लिया था, जैसे वो काली दीवार कोई सुरक्षा कवच हो। उस काली दीवार पर छोटे छोटे कई सारे छेद थे। अभिमन्यु उस काली दीवार को गौर से देखते हुए कहता है,
ये दीवार कब बन गई? जरूर ये दीवार उस काले साए की कोई काली साजिश होगी। उसे पता चल गया होगा कि मैं उसके पास आ रहा हूँ और उसने ये दीवार बना दी होगी ताकि मैं उसके पास ना पहुंच पाऊं। पर आज मुझे उसे खत्म करने से कोई नहीं रोक सकता है। अभिमन्यु एकटक नजर से उस दीवार को देखते रहता है। ना जाने उसके दिमाग में क्या आता है। वो एक छोटा सा पत्थर उठाता है और उस काली दीवार के अंदर दे मारता है। वो पत्थर जैसे ही दीवार से टच होता है, काली दीवार के अंदर जो छोटे छोटे छेद थे उनके अंदर मूवमेंट होने लग जाता है, जिसे देखकर अभिमन्यु की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो पूरे काले छेद इस तरह से हिलने लग गए थे कि जैसे उसके अंदर जान हो। देखते ही देखते पूरी दीवार में मूवमेंट होने लग जाता है। अभिमन्यु उस दीवार को देखते हुए खुद से बड़बड़ाता है, आखिर ये चीज क्या है? इतना कहकर अभिमन्यु एक और पत्थर उठा लेता है। अभिमन्यु उस पत्थर को भी दीवार पर मारने ही वाला था कि तभी दीवार के काले छेद जो हिल रहे थे वो काले छेद अलग होने लग जाते हैं। उनके अंदर से बॉटफ्लाई का सिर निकलने लग जाता है। वो काले छेद कुछ और नहीं बल्कि बॉटफ्लाई थे। ग्रेवयार्ड कोठी के चारों तरफ बॉटफ्लाई से दीवार बनी हुई थी। वो सारे बॉटफ्लाई एक साथ हवा में उड़ने लग जाते हैं। अभिमन्यु के सिर के ऊपर सैकड़ों बॉटफ्लाई मंडराने लग गई थी। उसके सिर पर इतनी बॉटफ्लाई थी कि उसके सिर के ऊपर का आसमान भी नहीं दिखाई दे रहा था। इतनी सारी बॉटफ्लाई को देखकर अभिमन्यु का सिर चकरा जाता है। वो सारी बॉटफ्लाई अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर लेती हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने ग्रेवयार्ड कोठी को घेरा था। वो बॉटफ्लाई लंबी मीनार का रूप लेकर अभिमन्यु के चारों तरफ खड़ी हो गई थी, जिनकी ऊंचाई आसमान तक जा रही थी। अभिमन्यु अपने आसपास उन बॉटफ्लाई को देखकर घबरा जाता है और घबराते हुए ही हड़बड़ाहट के साथ कहता है, ये क्या हो रहा है? वो बॉटफ्लाई भिन्न भिन्न आवाज करने लग जाती है, ऐसी आवाजें जो अभिमन्यु के कानों में चुभने लग गई थी। वो आवाज अभिमन्यु को कमजोर बना रही थी। अभिमन्यु तुरंत अपनी पीठ के पीछे से एक अस्त्र निकालता है और उससे उन बॉटफ्लाई को अपने आप से दूर रखने की कोशिश करने लग जाता है। एक अस्त्र में लगा हीरा चमक तो रहा था, पर उतना नहीं जितना पहले चमक रहा था। जो घेरा उन बॉटफ्लाई ने अभिमन्यु के चारों तरफ बनाया था, वो घेरा छोटा होने लग जाता है। अभिमन्यु के समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो घेरा छोटा होते जा रहा था और अभिमन्यु उस घेरे में सिकुड़ते जा रहा था। अभिमन्यु पूरी तरह उन बॉटफ्लाई के घेरे में लिप्त हो जाता। उससे पहले ही अभिमन्यु अपने दोनों हाथों से एक अस्त्र को पकड़ता है और मंत्र पढ़ते हुए कहता है, काला कलुबा कमला केश कानन कुंडल जोगी भेष शब्द सांचा पिंड काचा फुरे मंत्र ईश्वरो वाचा। अभिमन्यु का जैसे ही मंत्र पढ़कर खत्म होता है, अभिमन्यु के सीने में जलन होने लगती है। अभिमन्यु चीखता है, आह! इस चीख के साथ एक अस्त्र में लगे हरे हीरे के अंदर से तेज रोशनी निकलती है, जिससे अभिमन्यु के चारों तरफ जितने भी बॉटफ्लाई मंडरा रहे थे सब एक साथ जमीन पर गिर जाते हैं। वो बॉटफ्लाई जमीन पर गिरते से ही अपना दम तोड़ देते हैं। चारों तरफ मरे हुए बॉटफ्लाई बिछ जाते हैं। जैसे ही सारे बॉटफ्लाई अपना दम तोड़ते हैं, अभिमन्यु तुरंत अपने घुटनों के बल बैठ जाता है, जैसे उसके बदन में जान ही ना हो। अभिमन्यु के सीने में जलन मचने लग जाती है और वो दर्द से कराहने लगता है और कसकर चीखने लग जाता है। अभिमन्यु की शर्ट के सीने के बीचों बीच चोटी का काला निशान पड़ने लग जाता है। अभिमन्यु को सीने में ही जलन हो रही थी। अभिमन्यु तुरंत अपनी शर्ट उतार देता है। जब वो अपनी शर्ट उतारता है तो देखता है कि उसकी छाती पर एक चोटी का छोटा सा निशान था, जो एक अस्त्र के यूज करने के कारण बना था। वो निशान जलने लग जाता है। उस निशान ने अभिमन्यु के बदन की सारी ताकत खींच ली थी, जिस कारण उसके बदन में इतनी भी जान नहीं थी कि वो अपने कदम आगे बढ़ा पाए और ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुसकर उस काले साए का अंत कर पाए। अभिमन्यु वहीं पर बैठे बैठे एक अस्त्र को अपने हाथ में पकड़कर दर्द से कराहने लग जाता है और उसी कराहने की आवाज के साथ अभिमन्यु अपने अतीत की यादों में से बाहर आ जाता है। इस वक्त अभिमन्यु हवेली के एक कमरे के अंदर था और वो बेड पर बैठे बैठे एक अस्त्र को देख रहा था। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वो तुरंत एक अस्त्र को वापस से अपने सिरहाने के नीचे रख देता है। जब दरवाजा खुलता है तो वो देखता है कि कमरे के अंदर डायना आई थी, जिसने अपने हाथ में नाश्ते की प्लेट पकड़ी हुई थी। अभिमन्यु तुरंत अपने नग्न सीने को सफेद चादर से ढक लेता है ताकि डायना की नजर फिर से उसके निशान पर ना पड़े। डायना बड़े प्यार से कहती है, अभी तुम उठ गए, चलो जल्दी से उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई हूँ, फिर साथ में नाश्ता कर लेंगे। अभिमन्यु उखड़े हुए अंदाज में कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी डायना। डायना अभिमन्यु के पास जाते हुए बड़े प्यार से कहती है,
तुम अभी तक मुझसे नाराज हो अभिमन्यु पलट कर कहता है। नाराज तो हम उनसे होते हैं डायना जो हमारे अपने होते हैं, और तुम मेरी अपनी नहीं हो, तो नाराज होने का तो सवाल ही नहीं उठता। डायना भी तुरंत पलट कर जवाब देती है। हाँ, तुम्हारे अपने तो बाहर हैं ना, जो तुम्हारे बिना मजे से नाश्ता कर रहे हैं। उन्हें तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। अभी वो बस मतलबी हैं। तुम ही हो जो उनके बारे में सोचते रहते हो। उन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं है कि तुम ठीक हो या नहीं। अभिमन्यु पलटकर कुछ कहता उससे पहले ही कमरे का दरवाजा थोड़ा और खुलता है और कमरे के अंदर सीधे युग, शालिनी और कछुआ घुसे चले आते हैं। युग ने अपने हाथ में नाश्ते की प्लेट पकड़ी हुई थी, तो वहीं शालिनी ने पानी की बोतल। युग कमरे के अंदर घुसते से ही कहता है, अरे डायना, तुम यही हो? ये क्या नाश्ता लेकर आई हो? बता देती हम भी ले आए। अभिमन्यु धीरे से डायना से कहता है, देख लिया तुमने मेरे दोस्तों को, मेरी कितनी फिक्र है। तो मुझे उनके खिलाफ भड़काना बंद करो, समझी? डायना पलटकर कुछ नहीं कहती, खामोश रहती है। कायर देखता है कि अभिमन्यु ने अभी तक चादर ओढ़ कर रखा हुआ था। कायर तुरंत अभिमन्यु के पास जाकर मजाक के मूड में उसका चादर खींचते हुए कहता है, अब तो उठ जा मेरे शेर, कितना सोएगा? इतना कहकर कायर पूरी जान से चादर खींच देता है। अभिमन्यु ने ढीले हाथ से चादर पकड़ कर रखा हुआ था, जिस कारण उसके हाथ से चादर छूट जाता है और अभिमन्यु के सीने का निशान सबको दिखने लग जाता है। सब उसी निशान पर अपनी नजर टिका देते हैं और अजीब सा घिन टाइप का मुंह बनाने लग जाते हैं। कायर जहां पर था वहीं पर मूर्ति बनकर ही खड़ा हो गया था। वो निशान देखकर अभिमन्यु तुरंत उसके हाथ से चादर वापस छीनता है और अपने निशान को छुपाने लग जाता है। युग तुरंत अभिमन्यु के पास जाकर बैठते हुए कहता है, वो क्या था, दिखा मुझे। अभिमन्यु अपनी नजरें चुराते हुए हकलाहट के साथ कहता है, कुछ नहीं था। युग कहता है, नहीं कुछ तो था। अभिमन्यु मना करते हुए कहता है, नहीं युग, कुछ नहीं था। युग कुछ गुस्से के साथ अपनी बात पर अड़ते हुए कहता है, झूठ मत बोल अभिमन्यु, दिखा मुझे वो। इतना कहकर युग खुद ही अभिमन्यु के सीने पर की चादर हटाने लग जाता है। अभिमन्यु भी युग को नहीं रोकता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि अगर युग की किसी चीज पर नजर पड़ जाती है तो वो उसे देखे बिना नहीं छोड़ देता है। युग अभिमन्यु का निशान देखते हुए कहता है, ये क्या चीज है भला? इतना कहकर युग उस निशान को छूने लग जाता है। अभिमन्यु उसे रोकते हुए कहता है, नहीं युग, इसे छू मत। पर युग अभिमन्यु की बात नहीं मानता है और उस निशान को छूते रहता है। उसे छूने से युग को गीलेपन का एहसास हो रहा था। वो बहुत ही चिपचिपा था। कायर से तो वो निशान देखा भी नहीं जा रहा था। उसे बहुत घिन आ रही थी। इस वजह से उसने अभिमन्यु से अपनी नजरें ही फेर ली थी। युग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस निशान को छूकर वो अभिमन्यु के दर्द को महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। युग उस निशान को गौर से देखते हुए कहता है, आखिर ये है क्या चीज? कछुआ उस निशान को देखते हुए कहता है, ये तो काली शक्ति का निशान है। युग मुंह बनाते हुए कहता है, ये काली शक्ति का निशान क्या होता है? सदियों से है पुराना।